हेलो फ्रेंड्स, स्केला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्ताव के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने विषय की तरफ और देखते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा टॉपिक और इस पे हमको आज डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी भूमिका यानी इसके इंट्रोडक्शन की। तो मित्रों, हर अधिनियम, जितने भी अधिनियम बनाए जाते हैं, हर अधिनियम के प्रारंभ में एक उद्देशिका रहती है। उद्देशिका में उन उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए कोई अधिनियम पारित किया जाता है। ठीक, संविधान की रचना के समय यानी संविधान जब बनाया जा रहा था उस समय संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य था, वे किन उच्च आदर्शों की स्थापना भारतीय संविधान में करना चाहते थे, इन सब को जानने का माध्यम उद्देशिका यानी प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। प्रस्तावना या उद्देशिका जो है किसी संविधान के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल को शामिल किया। इसके बाद जैसे जैसे विभिन्न देशों ने संविधान का निर्माण किया, उनमें से कई देशों ने प्रस्तावना को महत्वपूर्ण समझकर अपने संविधान का हिस्सा बनाया। भारतीय संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को नेहरू उद्देश्य 22 जनवरी 1947 को नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है। उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना मिलकर संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। तो यह जो है इसकी कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसके बारे में हमको जानना था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है क्या, इसके बारे में हमको जानना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल को मेंशन किया है। अगर आप देखें सबसे पहले तो यहाँ आ जाइए, आप देखें तो सबसे पहले क्या है, इसको रीड करिए आप। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of through expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका हिंदी वर्जन अगर आप देखें तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस प्रस्तावना में हम उस तारीख के बारे में जान पाते हैं जिस तारीख को हमारा संविधान जो है अडॉप्ट किया गया था,
26 नवंबर 1949 को जान पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे किसमें, ये सारी चीज़ें हम यहाँ आएंगे जब हम कंपोनेंट ऑफ द प्रियम्बल देखेंगे, तो इसमें उन सारे सवालों का जवाब मिलेगा कि जो हमें जो है प्रियम्बल से मिलता है, जो हमें प्रियम्बल से मिलता है। तो आगे बढ़ते हम और देखते हैं कि इसके कंपोनेंट क्या हैं, यानी प्रियम्बल के कंपोनेंट क्या हैं। तो कंपोनेंट मतलब क्या हो गया, घटक। प्रस्तावना के घटक क्या हैं, इसके कितने घटक हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो क्या करता है, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बताता है, तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। देखिए, यहाँ एक चीज़ हम आपको और जानना चाहते हैं कि जब हम प्रियम्बल की शुरुआत करते हैं तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो ये वर्डिंग है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, इसकी शुरुआत में ही जो ये वाक्यांश, जो वर्डिंग इस्तेमाल किया गया है, तो ये वर्डिंग जो है इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, भारतीय जनता है। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, भारतीय जनता है। इसी चीज़ को मतलब क्या हुआ कि यह भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक पक्ष को जो क्या करता है, उजागर करता है, यानी प्रस्तुत करता है। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि जब हम कंपोनेंट में आते हैं तो सबसे पहला कंपोनेंट इसका यही है कि ये जो प्रियम्बल है इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। ठीक है ना, भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है कि भारत के लोगों के साथ निहित है। दूसरा इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा कि यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, तो जो हमने इसमें 5 वर्ड जो दिए गए हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये जो दूसरा कंपोनेंट हमको यही बताता है कि यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक क्या है कि संप्रभु संपन्न, यानी सॉवरेन। सोशलिस्ट का मतलब हो गया कि जो है समाजवादी, सेकुलर का मतलब हो गया पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक मतलब हो गया लोकतंत्र, और रिपब्लिक का मतलब हो गया गणराज्य। तो ये 5 चीज़ें जो है, ये 5 जो वर्ड हैं, इनके बारे में ये घोषणा करता है कि भारत जो है, ये भारत में ये सारी चीज़ें हैं। भारत इनकी स्थापना करता है अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। तीसरा जो कंपोनेंट क्या है, तीसरा कंपोनेंट कहता है कि यह सभी नागरिकों के लिए न्याय। अब देखिए, न्याय में कौन कौन सा न्याय आ गया है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जस्टिस के आगे लिखा है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कि यह सभी नागरिकों के लिए न्याय। स्वतंत्रता की बात करेंगे तो यहाँ देखिए लिबर्टी लिखा है। ठीक है, यहाँ लिबर्टी लिखा है कि यह सभी नागरिकों के लिए न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गई। अब स्वतंत्रता में क्या क्या है कि एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की, ये इसकी बात करता है। फिर उसके बाद से क्या है, न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया। फिर समानता को सुरक्षित करता है। समानता यानी कौन, इक्वलिटी। देखिए इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी को सुरक्षित रखता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है, प्रमोट भी करता है। देखिए यहाँ भाईचारा कहाँ से आ गया, ये फ्रेटर्निटी है। और किस चीज़ की बात करता है, भाईचारा कहाँ दिखाना है, तो एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देने की बात हो रही है। तो ये तीसरा कंपोनेंट हो गया। मतलब क्या हो गया कि ये सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट जो सबसे आखिरी जो कंपोनेंट है वो क्या है इसका, तो सबसे आखिरी कंपोनेंट में अगर बात करें तो ये है कि इससे उस तारीख का पता चलता है जिस तारीख को संविधान को अपनाया गया था, यानी कौन सी तारीख, 26 नवंबर 1949। तो ये 4 जो है इसके कंपोनेंट हो गए। और उसके बाद से अगली जो कड़ी है वो है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेसिक वर्ड ऑफ द प्रियम्बल, कि संविधान में जो वर्डिंग इस्तेमाल किए गए हैं, जो प्रस्तावना के जो मूल शब्द है उनकी व्याख्या, उसमें कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, उनका व्याख्या करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉवरेंटी की।
तो सॉवरेंटी का मतलब क्या हो गया? संप्रभुता। यह संप्रभुता यानी सॉवरेंटी क्या है? तो ये बताता है कि जो प्रियम्बल हमारा वो ये दावा करता है कि भारत क्या है? एक संप्रभु देश है, एक सॉवरेन जो है कंट्री है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है। ठीक है। भारत की जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, उसको संविधान द्वारा तय किए गए कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट जो वर्डिंग है वो क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ? सोशलिस्ट का मतलब ये हुआ कि जो है लोकतांत्रिक तरीके से, मतलब क्या हुआ? समाजवाद का अर्थ है समाजवाद की प्राप्ति। किसके तरीके से? लोकतांत्रिक तरीके से। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत का लोकतांत्रिक समाज क्या है? जो लोकतांत्रिक समाजवाद है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। जो अनइक्वलिटी है उसको समाप्त करने की बात करता है। कौन? ये सोशलिस्ट जो कंसेप्ट है। नेक्स्ट है सेकुलर। सेकुलर की बात करते हैं तो सेकुलर जो है ये सेकुलर का मतलब ही क्या हुआ कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों में समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। ठीक है। संविधान का जो पार्ट 3 हम पढ़ेंगे जिसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है, तो उसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो अगला है जो इसमें जो वर्ड है वो क्या है? डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। तो लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल इस बात की पुष्टि करता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणराज्य। एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा क्या होता है? चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है। तो जिसका अर्थ क्या हुआ? जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। इसके अलावा एक गणतंत्र जो होता है, गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक राजा की बजाय लोगों के हाथों में होती है। ठीक है। तो यहाँ ये बताना है गणतंत्र का सिंपल सा जो मीनिंग है वो यही है कि देश का जो प्रमुख व्यक्ति होगा, जो सबसे ऊपर का व्यक्ति होगा, वो क्या होगा कि वो जो है उसका जो क्या कहते हैं कि जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन के जरिए होता है। वो कोई एक निश्चित समय के लिए होता है। ये नहीं है कि वंशानुगत होगा। ठीक है। वंशानुगत नहीं होता है बल्कि उसका चुनाव होता है और एक निश्चित समय के लिए होता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति जो होता है सबसे उच्च पद होता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली जो है चुना जाता है। ठीक है। तो ये इस बात को का समर्थन करता है कि भारत में जो है रिपब्लिक की स्थापना की गई है, गणराज्य की स्थापना की गई है। नेक्स्ट जो वर्डिंग है वो क्या है? जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है। कौन कौन से? तो वो हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जिनमें क्या है? जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांत जो बताए गए हैं पार्ट 3 और पार्ट 4 में, तो उस प्रावधान के जो वो प्रोविज़न है उनके जरिए ये दिए जाते हैं। ठीक है। मतलब कहने का कि जो 3 तरह के जस्टिस हैं, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, तो उन तीनों को हम किस तरीके से डिलीवर करते हैं? तो पार्ट 3 और पार्ट 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके जरिए ये फुलफिल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद से
ध्यान देना, ये नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्रता का मतलब ही है कि एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र कराना है। ठीक है, स्वतंत्र का मतलब ये हुआ कि हर तरह से स्वतंत्र, हर तरह से स्वतंत्र। तो स्वतंत्रता की इसकी जो परिभाषा है, इसके जो डायमेंशन है, इसके बारे में हम जब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो उसमें ढेर सारे स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ बस इतने जानना है कि स्वतंत्र का मतलब है कि एक व्यक्ति जो है हर तरीके से स्वतंत्र हो, किसी भी, चाहे उस गतिविधि एक्टिविटी से या जो फिजिकली मेंटली, हर तरह से स्वतंत्र। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ, समानता। समानता का मतलब क्या हुआ, तो समानता का मतलब है समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करना। इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ कि भेदभाव, बायसनेस न रहे। ठीक है ना, बायसनेस न रहे। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसर की समानता की बात करता है। मतलब स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दोनों में क्या हो, समानता हो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा। अब भाईचारे का अर्थ क्या है, बंधुत्व की भावना से है। संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो क्या है कि व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन भाईचारे को प्रमोट करने की बात करता है, भाईचारे को बढ़ावा देने की बात करता है। किन मामलों में, तो देश की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसका महत्व क्या है। तो उसके महत्व के बारे में हमको जानना है महत्व के बारे में। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है या जो ऑब्जेक्ट है या जो यूँ कहिए कि उद्देशिका है, तो उसका महत्व उस समय उजागर होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न की भाषा और उसका अर्थ क्लियर न हो, यानी संदिग्ध हो। ऐसी स्थिति में उसे समझने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जाती है। ठीक है। सबसे पहले जो केस आया था इससे संबंधित, वो बेरीवारी केस आया था। बेरीवारी केस जो 1960 में आया था। बेरीवारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कट कहा कि उद्देशिका यानी प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। भले ही उसे संविधान का जो है प्रेरक तत्व मान लिया जाए, लेकिन वह भाग इसका पार्ट नहीं है। इसके न रहने से संविधान के मूल उद्देश्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है। लेकिन जब दूसरा केस आया केशवरत्न भारती का, दूसरा केस जब आया केशवरत्न भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये जब केस आया तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि उद्देशिका संविधान का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जब बात आती है इम्पॉर्टेंस की, तो इम्पॉर्टेंस में आपको ये जानना है कि वैसे तो जनरली इसका कोई इम्पॉर्टेंस नहीं होता। इसका इम्पॉर्टेंस तब समझ में आता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न का अर्थ क्लियर ना हो, जब भाषा जो क्या है एम्बिगस हो, संदिग्ध हो, तो उस स्थिति में हम जो है प्रियम्बल का सहारा लेते हैं और इसके जरिए उसका जो है सटीक अर्थ, जो क्लियर अर्थ जो होता है, उसको हम लगा पाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, पॉइंट है, वो है कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड और नॉट। क्या संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं। तो ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन सबसे पहले कहाँ आया था, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आया था केशवरत्न भारती के केस में। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले राइज हुआ था केशवरत्न भारती के मामले में। केशवरत्न भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, तो इस मामले में सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट जो केस ले गए थे, उनका ये कहना था कि चूँकि प्रियम्बल जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसमें भी संशोधन किए जा सकते हैं। क्यों ऐसी बात इसलिए कही गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है
केशवानंद भारती के केस में जो है पहले ही कह चुका था कि जो क्या कहते हैं कि ये पार्ट है और उसी के बिहाफ पे गवर्नमेंट ने ये तर्क दिया कि अगर पार्ट है तो हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के इस आर्गूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया और निर्णय दिया कि जो है प्रियम्बल यानी उद्देशिका संविधान का एक पार्ट है और उसमें संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के उस हिस्से में संशोधन नहीं किया जा सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इस डिसीजन के नतीजा ये हुआ कि पार्लियामेंट अपने पावर को चेक करने के लिए ये 42nd अमेंड किया। 42 मतलब 42वां संशोधन पारित किया 1976 में, और इसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जो है 42वें संशोधन यानी केशवानंद भारती के डिसीजन के बाद ये शब्द जोड़े गए थे। और इसका ऐसा करने के पीछे पार्लियामेंट का ये मंतव्य था कि वो अपने आप को चेक कर रहे थे कि क्या हम ऐसा करते हैं तो ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और ऐसा करने में 42वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया और ये 3 वर्ड जोड़े गए। तो ये 3 वर्ड जब जोड़ दिए गए तो इस तरीके से क्या हुआ, संसद ने प्रियम्बल में संशोधन करने की शक्ति का प्रयोग किया सबसे फर्स्ट टाइम। इस संशोधन के द्वारा केशवानंद भारती के मामले में जो डिसीजन दिया गया था उसके निर्णय के प्रभाव को दूर करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, और इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। किस केस में? मिनर्वा मिल्स के केस में, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चैलेंज किया गया। और जब चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है 42nd अमेंडमेंट के जरिए वो क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि इससे संविधान के मूलभूत ढांचा में क्या होता है, परिवर्धन होता है। ठीक है, मतलब ये इंक्रीज हुआ है, जो डायमेंशन है किसका, प्रियम्बल का, वो बढ़ा है, न कि घटा है। ये 3 वर्ड जोड़ा गया है तो इससे क्या हुआ है कि उद्देशिका में बढ़ोतरी हुई है, उसका जो है आयाम जो है बढ़ा है, न कि कम हुआ है, इसलिए ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि जो हमारा प्रियम्बल है तो उसमें जो 3 वर्ड हम पढ़ते हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये शुरू से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए जोड़े गए हैं और उसके बाद से ये संविधान में हमारे आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर जितनी भी चर्चा हो सकती है किए। अपने अगले वीडियो में हम आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो है स्टेट के डेफिनेशन पर डिस्कशन करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।